जब नेशनल पार्क के रेंजर उस गड्ढे के किनारे पहुंचे, तो जो पहला अनुभव हुआ वह न किसी डरावनी चीख का था और न किसी भयभीत आवाज का, बल्कि अचानक एक तेज उल्टी जैसी बदबू हवा में फैली और वतन की ठंडक में एक अनहोनी सा सन्नाटा बैठ गया। वहां खड़े जो सबसे अनुभवी ट्रैकर थे, जो सालों से इन पहाड़ियों में घूमते और कई अजीब घटनाएं देख चुके थे, वे घुटनों के बल झुककर बेहोश हो गए। किसी ने पहले ऐसी गंध, ऐसी भयावता और ऐसी दृश्यावली नहीं देखी थी। उस गड्ढे के भीतर जो मिला, उसने सभी उम्मीदों और समझ को तोड़ दिया। दो मानव शरीर इस तरह जुड़े हुए थे कि उसे देखना ही नामुमकिन सा लग रहा था। ऐसा बंधन जिसे किसी भी जिंदा प्राणी के साथ जोड़ा जाना गलत और असंभव प्रतीत होता था। यह घटना किसी फिल्मी कहानी नहीं थी, यह असली थी, और इसकी सच्चाई ने छोटे शहरों की रातों को बदल दिया। एक शांत कॉलेज शहर जहां लोग एक दूसरे के चेहरे याद रखते थे और दुकानें ग्राहकों की पसंद जानती थीं, वहां अचानक एक ऐसी खुरदरी सच्चाई आई जिसने हर किसी को अंदर तक हिला दिया। वे छात्राएं जिन्हें हर कोई जानता था, तेज हंसी, छोटी छोटी आदतें, घर के भरोसे, वे एक पल में अज्ञात और भयावह निशानों में बदल गईं। लोग यह सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या वे जो सुरक्षित समझते आए हैं, वास्तव में उतने सुरक्षित है। हुक का असली काम यही है। यह आपको वही रोक देगा जहां आप सोचेंगे कि कहानी अब सामान्य मोड़ लेगी। यह सिर्फ एक रहस्य नहीं है, यह उन सवालों की परतें खोलता है जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं पूछते। किसे भरोसा करें, किसे पास रखें, और कितनी दूरी तक हमारे शहर और हमारा भरोसा हमें बचा पाते हैं। जब नेशनल पार्क की जमीन ने यह भयावह सच्चाई उघाड़ कर रख दी, तो उस शांतिजनों को लगा कि अब कुछ भी वैसा नहीं रहेगा। यह हुक आपको वही खड़ा कर देगा, दिल पर हाथ रखकर सोचने के लिए कि हर आम चेहरे के पीछे क्या छिपा हो सकता है। यह हुक सिर्फ शुरुआत है। आगे जो खुलकर आएगा वह और भी गहरा हुआ, दर्दनाक और सोचनीय होगा। हर मोड़ पर प्रमाण, गवाह और तालाबंद यादें मिलेंगी। आप तैयार रहिए, क्योंकि पहाड़ों की ठंडी हवा में कोई आवाज सदा के लिए नहीं बुझती। नीचे जो छिपा था, वह सोच से परे था और रातों की नींद उड़ा देगा। बेलिंघम, वाशिंगटन राज्य का वह छोटा सा शहर, जो शांत जीवन, कॉलेज छात्रों की रौनक और पैसिफिक नॉर्थवेस्ट की ठंडी हवा से भरा था, उसी जगह से यह दर्दनाक कहानी शुरू होती है। यह वह समय था जब 1995 की गर्मियां चल रही थीं और घाटियों में रोडोडेंड्रोन के फूलों की खुशबू फैली रहती थी। सड़कों पर पुराने मेथोडिस्ट चर्च की घंटियों की धीमी आवाज लोगों को यह भरोसा दिलाती थी कि उनकी दुनिया सुरक्षित है, समझने योग्य है और अपरिवर्तित है। इसी शहर में रहती थी दो लड़कियां, एमिली थॉम्पसन और जेनिफर राइली। दोनों की दोस्ती इतनी मजबूत थी कि पूरे शहर को वह एक ही कहानी के दो हिस्से लगती थीं। एमिली की उम्र 19 साल की थी और वह वेस्टर्न वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में बायोलॉजी पढ़ रही थी। उसका सपना था कि एक दिन वह जानवरों की डॉक्टर बने। उसके लाल रंग के मुलायम बाल, उसके पतले हाथों में हमेशा पकड़ी रहने वाली स्केचबुक और पहाड़ी पौधों की ड्राइंग बनाने का शौक उसे और भी खास बनाता था। उसके माता-पिता मेरिडियन स्ट्रीट पर एक छोटी सी फार्मेसी चलाते थे और शाम के समय एमिली बुजुर्ग ग्राहकों को दवाइयों का इस्तेमाल समझाया करती थी। जेनिफर राइली स्वभाव से बिल्कुल अलग थी। वह शांत, गंभीर और बहुत सोचने वाली लड़की थी। वह इंग्लिश लिटरेचर की छात्रा थी, उम्र में एमिली से 1 साल बड़ी थी और वकम काउंटी की लाइब्रेरी में पार्ट टाइम काम करती थी। उसके लंबे सुनहरे बाल हमेशा पोनीटेल में बंधे रहते थे और वह हर स्थिति को गहराई से परखने वाली लड़की मानी जाती थी। दोनों की मुलाकात कॉलेज के पहले साल में हुई थी और तब से वे अलग नहीं हुईं। उस साल की जुलाई कुछ ज्यादा ही गर्म थी, इतना कि बेलिंघम के युवा ठंडी हवा की तलाश में पहाड़ों की ओर जाने का प्लान बना रहे थे। एमिली और जेनिफर कई हफ्तों से हाइकिंग ट्रिप के बारे में बातें कर रही थीं। उन्होंने माउंट बेकर से आगे हेस लेक पास तक जाने वाला रास्ता चुना था। यह रास्ता खतरनाक नहीं माना जाता था, लेकिन उसमें फिटनेस और ओरिएंटेशन की अच्छी समझ जरूरी थी। दोनों ने सारी तैयारी कर ली, सनसेट ड्राइव के आरईआई स्टोर से सामान खरीदा, अपने कंपास और टोपोग्राफिक मैप को बार बार चेक किया, टेंट, स्लीपिंग बैग, खाना, कपड़े, सब कुछ सावधानी से पैक किया। 21 जुलाई की सुबह बिल्कुल साफ थी। करीब सुबह 6 बजे दोनों बेलेयर शॉपिंग सेंटर की पार्किंग में मिलीं। एमिली की माँ, मिसेज थॉम्पसन, ने उसे आखिरी बार गले लगाकर याद दिलाया कि टॉर्च की एक्स्ट्रा बैटरी रखना मत भूलना।
एमिली ने हंसते हुए कहा कि वह ध्यान रखेगी। उस हल्की सी हंसी में माँ को क्या पता था कि वह आखिरी शांत मुस्कान थी जो उन्होंने अपनी बेटी के चेहरे पर देखी। सुबह 7:30 पर लाल रंग की पुरानी जीप चल पड़ी और उसे शहर के कई निवासियों ने हाईवे 20 पर मुड़ते हुए देखा। 2 घंटे की ड्राइव के बाद जीप ग्लेशियर नामक छोटे से टाउन पहुंची। उस टाउन में मुश्किल से 200 लोग रहते थे, लकड़हारे, पार्क रेंजर और कुछ पर्यटक सेवा चलाने वाले। ग्लेशियर पीक जनरल स्टोर के मालिक बूढ़े बॉब मैकेंजी ने बाद में बताया था कि कैसे 2 हंसती मुस्कुराती लड़कियां सुबह 9 बजे वहां आईं, कार में पेट्रोल भरवाया, पानी की बोतल और कुछ एनर्जी बार लिए और मौसम के बारे में पूछा। मैकेंजी ने उन्हें बताया कि आज और कल मौसम साफ रहेगा लेकिन 22 तारीख की शाम हल्का तूफान आ सकता है। दोनों ने धन्यवाद कहा, कार पार्क की और ट्रेल की ओर चल दीं। बॉब मैकेंजी ने कहा, मैं उन्हें तब तक देखता रहा जब तक वे मोड़ पार करके जंगल में गायब नहीं हुईं। वह व्यक्ति आखिरी इंसान था जिसने उन्हें जिंदा देखा। पहला दिन इतना ही सामान्य रहा जितना एक हाइकिंग ट्रिप में हो सकता है। शाम करीब 8 बजे एमिली ने रेंजर स्टेशन के पेफोन से मां को कॉल किया, बताया कि वे करीब 10 मील चल चुकी है और नदी किनारे कैंप लगा लिया है। उसकी आवाज साफ थी और वह बिल्कुल खुश लग रही थी। उसने वादा किया कि अगले दिन आगे कहीं पहुंचने के बाद फिर कॉल करेगी। पर अगले दिन सुबह सब कुछ बदल गया। 22 जुलाई को दोपहर 3 बजे तक कोई कॉल नहीं आई, जबकि यही समय था जब दोनों को अगले रेंजर स्टेशन पहुंच जाना चाहिए था। माता पिता बेचैन होने लगे। शाम होते होते चिंता घबराहट में बदल गई। जब रात के 9 बज गए और कोई खबर नहीं मिली, तो मिसेज थॉम्पसन ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने का फैसला किया। वॉटकम काउंटी के ड्यूटी ऑफिसर डिप्टी डेव हैरिसन ने रिपोर्ट तो ली, लेकिन उन्होंने कहा कि पहाड़ों में देरी आम बात है और शायद लड़कियां रास्ता बदलकर कहीं और रुक गई होंगी। उन्होंने माता पिता से सुबह तक इंतजार करने को कहा, लेकिन अगले दिन सुबह भी कोई सूचना नहीं मिली। दोपहर तक यह साफ हो गया था कि मामला सिर्फ देरी का नहीं है, कुछ बड़ा और खतरनाक हुआ है। 23 जुलाई की दोपहर 2 बजे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन आधिकारिक रूप से शुरू किया गया। 15 रेंजरों और लोकल वॉलंटियरों की टीम उसी रास्ते पर निकल पड़ी जिसे एमिली और जेनिफर गई थीं। कुत्तों वाला दल, अनुभवी गाइड और थर्मल कैमरों वाला हेलीकॉप्टर सब लगा दिए गए। शाम तक उन्हें पहला भारी सुराग मिला। घने चीर और फर के पेड़ों से घिरी छोटी खुली जगह पर एमिली और जेनिफर की जीप खड़ी मिली। कार लॉक थी। उसके पास 2 बैकपैक बिल्कुल करीने से जमीन पर रखे थे, एक हरा, एक नीला, ठीक वैसे ही जैसे दोनों लड़कियां इस्तेमाल करती थीं। बैग के अंदर सारा सामान था, टेंट, स्लीपिंग बैग, कपड़े, खाना, मैप, कंपास, वॉलेट, सब कुछ। सिर्फ एक चीज नहीं थी, वे दोनों। यह दृश्य ऐसा लग रहा था जैसे वे बस 1 मिनट बाद लौटकर सामान उठाने वाली थीं। यही वह पल था जब मामला साधारण सर्च से निकलकर इमरजेंसी में बदल गया। अगर वे अपना सामान भी छोड़कर गई थीं, तो इसका मतलब था कि उन्हें अचानक कुछ रोक कर ले गया, लेकिन क्या? वहां कोई लड़ाई के निशान नहीं थे, कोई खून नहीं था, पैरों के निशान भी साफ नहीं थे। अगले कई दिनों तक तलाशी अभियान बढ़ता गया। हेलीकॉप्टर दिन रात उड़ते रहे। सैकड़ों वॉलंटियर खोज में शामिल हुए। स्थानीय रेडियो पर घोषणाएं होने लगीं, लेकिन कोई निशान नहीं मिला। धीरे धीरे यह साफ होने लगा कि यह कोई साधारण हादसा नहीं है, गायब होना एक अपराध था। और अपराधी कौन था? क्यों इन दोनों को निशाना बनाया गया? वे कहाँ गई थीं? इन सवालों के जवाब तब भी नहीं थे, और कई साल बाद जब सच सामने आया, तब भी लोग सिहर उठे। एमिली और जेनिफर की गुमशुदगी ने पूरे वॉटकम काउंटी को हिला दिया था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, सर्च टीमों की संख्या बढ़ती गई, कभी कॉलेज के छात्र जुटते, कभी पर्वतीय रेस्क्यू के अनुभवी लोग और कभी पास के कस्बों के आम नागरिक। हर कोई चाहता था कि किसी तरह उन दोनों का कोई छोटा सा भी सुराग मिल जाए। पर हर बीतते घंटे के साथ चिंता गहरी होती गई। पहाड़ों की ठंडी हवा में एक डर सा घुलने लगा था, ऐसा डर जो यह बताता था कि इस बार कुछ वैसा नहीं था जैसा पहले कभी हुआ हो। डिटेक्टिव माइकल स्टीवंस, जिनकी उम्र उस समय लगभग 55 वर्ष के करीब थी और जिनके पास 25 वर्षों से भी अधिक का अनुभव था, इस केस के प्रमुख अन्वेषक बने। वे पुराने धर्रे के जासूस थे, लंबे,
पतले, थोड़ा झुके कंधे और आंखें इतनी तेज कि गवाह का चेहरा पर लेतीं। वे जानते थे कि पहाड़ हमेशा अपनी कहानियां छिपाकर रखते हैं, और जो कहानी खुलती है वह अक्सर सिर्फ आधा सच बताती है। स्टीवंस ने सबसे पहले सभी प्रारंभिक गवाहों से पूछताछ की, वे लोग जिन्होंने लाल जीप को जाते देखा था, गैस स्टेशन के बॉब मैकेंजी, रास्ते से लौटते हाइकर और पास के केबिन में रहने वाले लोग। उन्हीं दिनों कुछ नाम सामने आए जिन्होंने जांच को कई दिशा में मोड़ा। सबसे पहला शक गया डाल्टन क्रेवेन नाम के एक स्थानीय गाइड पर। लगभग 29 वर्ष का, बेतरतीब दाढ़ी वाला, अकेला रहने वाला और सबसे बढ़कर ऊपर से शांत लेकिन भीतर से अजीब सा स्वभाव। वह ग्लेशियर के बाहरी इलाके में एक पुरानी ट्रेलर में रहता था। कई लोगों ने पुलिस को बताया कि डाल्टन अक्सर अकेले जंगल में घूमता था, कुत्तों को अजीब आवाजों में बुलाता और कभी-कभी टूरिस्टों को ऐसे सलाह देता कि वे सही रास्ते की बजाय किसी छोटे, कम इस्तेमाल होने वाले रास्ते पर चले जाए। उस पर पहले भी एक शिकायत दर्ज हुई थी जब उसने एक महिला पर्यटक को लगातार पीछा करते देखा गया था, लेकिन प्रमाणों की कमी के कारण मामला बंद कर दिया गया। जब पुलिस उससे पूछताछ के लिए पहुंची तो उसने आंखें चुराईं, हकलाया और अपनी बातों में खुद विरोधाभास उत्पन्न कर लिया। कभी कहता कि वह 21 जुलाई को घर पर था, कभी कहता कि वह जंगल में लकड़ी काट रहा था। पुलिस ने उसकी ट्रेलर की तलाशी ली। उन्हें वहां मिली कई युवा महिलाओं की पुरानी तस्वीरें, स्थानीय अखबारों की कतरनें और जंगलों में खोए लोगों की खबरें। देखने में यह सब अजीब लग रहा था, पर उनमें से कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे यह साबित हो कि डाल्टन का एमिली और जेनिफर से कोई सीधा संबंध था। तस्वीरें पुरानी थीं और अखबारों की कतरनें उसके जंगल का शौक दिखाने जितनी थीं, न कि अपराधी की मानसिकता। दूसरा नाम निकला ट्रेविस कोलमैन का, एक 37 वर्ष का पूर्व सैनिक जो पहाड़ों में बसे एक रेंजर स्टेशन का केयरटेकर था। उसका शरीर मजबूत था, हाथों पर टैटू, और वह शराब पीने के लिए बदनाम था। कुछ गवाहों ने दावा किया कि 21 और 22 जुलाई के बीच उन्होंने उसका ट्रक हेस लेक पास के आसपास देखा था। जब उससे पूछताछ हुई तो उसने कहा कि वह उन दिनों एकदम किसी और दिशा में था। लेकिन जब पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली तो कुछ गहने मिले, 2 अंगूठियां और एक चांदी का ब्रेसलेट। सवाल था कि ये किसके थे? कोलमैन कोई साफ जवाब नहीं दे सका, पर फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चला कि ये गहने न एमिली के थे, न जेनिफर के। यह सुराग कुछ पलों के लिए मजबूत लगा लेकिन अंत में वह भी धुंधला पड़ गया। सत्य यह था कि इन दोनों संदिग्धों के आसपास अजीबपन था, लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं था, और पहाड़ों में अपराध को बिना प्रमाण के जोड़ना आसान नहीं। समय बीतता रहा। जुलाई का अंत आया, अगस्त की शुरुआती बारिश हुई, और फिर सितंबर की ठंड। पर कोई निशान नहीं मिला। बचाव अभियान आधिकारिक रूप से बंद कर दिया गया। एमिली और जेनिफर के माता-पिता के लिए यह किसी दुस्वप्न से कम नहीं था। उन्होंने निजी जासूस रखे, साइकिक से सलाह ली और पूरे पैसिफिक नॉर्थवेस्ट के अखबारों में विज्ञापन दिए। जब भी पहाड़ों में कोई हड्डी या अवशेष मिलता, वे कांपते हुए पुलिस से पूछते, क्या यह हमारी बेटी है? पर हर बार उत्तर नहीं ही आया। कई महीनों तक केस एक धुंधली फाइल बनकर रह गया, जिसमें ढेरों पन्ने थे, पर एक भी स्पष्ट उत्तर नहीं। डिटेक्टिव स्टीवंस के लिए यह एक व्यक्तिगत हार जैसा बनता जा रहा था। उनकी रातें जागते हुए बीततीं। वे घर की डाइनिंग टेबल पर मैप फैलाकर हर रास्ते पर उंगली फेरते, यह सोचते हुए कि आखिर लड़कियां कहाँ गायब हो सकती है। पहाड़ विशाल थे, पर इतने भी नहीं कि 2 जिंदगियां बिना कोई निशान छोड़े भर जाए। धीरे धीरे शहर ने सामान्य जीवन में लौटना सीखा। विश्वविद्यालय ने एमिली और जेनिफर की याद में एक स्मारक पट्टिका स्थापित की। उनके नाम शांत परिसर के बीचों बीच चमकते रहे, एक ऐसी त्रासदी की याद दिलाते हुए जो किसी के भी दिल को तोड़ सकती थी। पर पहाड़ों की चुप्पी में एक रहस्य दबा था, जिसे कोई सुन नहीं पा रहा था। और वह रहस्य कोई साधारण नहीं था। 3 वर्षों तक यह केस अंधेरे में दबा रहा। किसी को पता नहीं था कि उन दोनों का क्या हुआ, किसने किया, कहाँ ले जाया गया। पर जैसे अक्सर होता है, प्रकृति कभी-कभी अपने अंदर छिपे सच को अचानक बाहर फेंक देती है। 1998 की पतझड़ में, जब पत्तियां पीली हो चुकी थीं और हवा में ठंड बढ़ने लगी थी, लिंडेन शहर के 4 शिकारी पहाड़ों में हिरन का शिकार करने निकले। उनमें से एक थे जैक मॉरिसन, उम्र 54 वर्ष, हाई स्कूल के शिक्षक
अनुभवी शिकारी, शांत स्वभाव के। वे डेड मैनस गल्च नामक एक सुनसान घाटी में पहुंचे। यह जगह वैसे भी एक डर की कहानी मानी जाती थी। स्थानीय लोग कहते थे कि वहां ग्रिजली भालू रहते हैं, रात में अजीब आवाजें आती है और घाटी में कई लोग बिना कारण खो जाते हैं। मॉरिसन और उसके साथी ऐसे अंधविश्वासों में भरोसा नहीं करते थे। पर जिस दिन वे वहां पहुंचे, कुछ ऐसा हुआ जो कोई भी उम्मीद नहीं करता था। दोपहर 3 बजे के करीब, जब वे झाड़ियों से भरी ढलान से नीचे उतर रहे थे, तब मॉरिसन का बूढ़ा लेब्राडोर बक अचानक रुक गया। बक अक्सर शांत रहता था, लेकिन उस दिन उसने जोर से भौंकना शुरू किया, जैसे किसी चीज की चेतावनी देना चाहता हो। शिकारी पास गए और देखा कि जमीन में एक गहरा गड्ढा है। पहली नजर में प्राकृतिक लगता था, पर ध्यान से देखने पर साफ हो गया कि यह हाथों से खोदा गया था। 7 फुट लंबा, 7 फुट चौड़ा और लगभग 10 फुट गहरा। ऊपर से डालियों और काई से ढका हुआ। मॉरिसन ने टॉर्च नीचे झुकाई। रोशनी जमीन तक पहुंची और जो दिखा, उसे देखकर वह पीछे हत्ते-हत्ते एक पेड़ से टकरा गया। गड्ढे में 2 शरीर थे, एक दूसरे से जुड़े हुए, विचित्र तरीके से बंधे हुए, जैसे किसी ने जानबूझकर इस विकृत रूप को बनाया हो। मॉरिसन ने तुरंत अधिकारियों को बुलाया। पहाड़ आखिरकार बोल उठा था, और इसी क्षण से उस भयावह सच का पर्दा उठना शुरू हुआ, जो सालों से हर किसी की समझ से दूर था। डेड मैनस गल्च में मिले उस गड्ढे ने पूरे वॉटकम काउंटी को झकझोर कर रख दिया था। शरीरों की हालत इतनी असामान्य और भयावह थी कि अनुभवी अधिकारी भी कई मिनट तक कुछ बोल नहीं पाए। रात होते होते वहां मेडिकल एग्जामिनर, फॉरेंसिक विशेषज्ञ और अपराधस्थल रिकॉर्ड करने वाली टीम पहुंच गई। ठंडी हवा में कैमरों की फ्लैश, दस्तानों की खड़खड़ाहट और हल्की हल्की सरगोशियां, सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ खुद सदमे में हों। शवों को बाहर निकालने में पूरी रात लग गई। डालिया, काई और मिट्टी को हटाते हटाते वैज्ञानिकों ने सांस रोके कई घंटे बिताए। जब दोनों शव बेलिंघम के मुर्दाघर में पहुंचे तो वहां के चीफ मेडिकल एग्जामिनर रिचर्ड पार्कर को बुलाया गया, जो 3 दशकों से अधिक अनुभव रखते थे और आमतौर पर किसी भी दृश्य से विचलित नहीं होते थे। पर उस रात उनके चेहरे पर जो भाव था, वह वर्षों बाद भी उनके सहयोगियों को याद है। पहली जांच में पता चला कि शव 3 साल पुराने हैं, जिसका मतलब था कि वे वही 2 लड़कियां थीं जो 21 जुलाई 1995 को गायब हुई थीं। बाद में डेंटल रिकॉर्ड और डीएनए रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि ये एमिली थॉम्पसन और जेनिफर रायली ही थीं। लेकिन असली भय यहां नहीं था। भय उस भयानक सच में छिपा था कि मृत्यु कैसे हुई। पार्कर की विस्तृत रिपोर्ट में दर्ज था कि दोनों की मौत सामान्य तरीके से नहीं हुई। उन्हें गड्ढे में जीवित अवस्था में बांधा गया था। वहां कोई भोजन नहीं था, पानी नहीं था और हवा भी सीमित थी। शरीर की स्थिति और ममी बनने की प्रक्रिया देखकर अनुमान हुआ कि मौत निर्जलीकरण और ठंड से हुई, जिसमें कई दिनों का समय लगता है। और फिर आया वह हिस्सा जिसे पढ़कर हर अधिकारी ने अपनी नजरें झुका लीं, दोनों शरीरों पर किए गए सर्जिकल निशान। एमिली के सिर और जेनिफर के शरीर के कुछ हिस्सों को जोड़ने की कोशिश की गई थी। यह कार्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता था। इसमें मेडिकल ज्ञान, फील्ड सर्जरी का अनुभव और मानव शरीर रचना की समझ की जरूरत थी। उनके शरीर पर इंजेक्शन के कई छोटे निशान थे, जिससे अनुमान हुआ कि शायद लोकल एनेस्थेटिक दिया गया हो, लेकिन दर्द को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं। यह सब किसी ऐसे व्यक्ति का काम था जिसे दूसरों को तकलीफ देने में आनंद मिलता हो, सिर्फ हत्या नहीं, बल्कि यातना को एक प्रक्रिया की तरह करने वाला। एफबीआई की बिहेवियरल यूनिट को रिपोर्ट भेजी गई। उन्होंने अपराधी की मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल तैयार की। एक मध्य आयु का आदमी, सामाजिक रूप से अलग-थलग, अस्थिर मानसिक स्थिति वाला, शायद मेडिकल पेशे से किसी समय जुड़ा हुआ। प्रोफाइल ने यह भी संकेत दिया कि अपराधी अकेला रहता होगा, उसके पास छिपने की जगह होगी और वह लंबे समय से किसी अंधेरे रुचि में डूबा हुआ व्यक्ति रहा होगा। यही वह बिंदु था जिसने जांच को नए मोड़ पर पहुंचा दिया। डिटेक्टिव जेम्स कैरोल, जिन्होंने इस केस को स्टीवंस के सेवानिवृत्त होने के बाद संभाला, ने पूरे क्षेत्र में रहने वाले उन लोगों की सूची बनवाई जिन्हें किसी भी तरह का मेडिकल प्रशिक्षण मिला था। 50 मील के क्षेत्र में ऐसे केवल 14 लोग थे। इनमें डॉक्टर, नर्सें, पैरामेडिक और 2 पशु चिकित्सक शामिल थे। उन सभी की पृष्ठभूमि जांचना शुरू हुआ। कौन कहाँ काम करता था, कौन गायब दिनों में कहा था,
किसके पास मेडिकल उपकरण हो सकते थे। कई दिनों की सूक्ष्म छानबीन के बाद एक नाम बाकी सबसे अलग दिखाई देने लगा, रॉबर्ट केन। केन कभी कंक्रीट नामक कस्बे के छोटे क्लिनिक में पैरामेडिक था। उसके खिलाफ 1992 में एक पर्यटक महिला ने शिकायत की थी कि उसने उसे मदद के बहाने ड्रिंक दी और बाद में उसके शरीर पर अजीब निशान पाए गए। मेडिकल जांच में कुछ पुख्ता नहीं मिला और महिला ने बदनामी के डर से केस आगे नहीं बढ़ाया। पर यह घटना पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज रही। 1994 में उस पर क्लिनिक से चिकित्सा उपकरण और दवाइयां चुराने का आरोप लगा, जिसके बाद उसका नौकरी से निष्कासन और लाइसेंस रद्द कर दिया गया। इसके बाद उसने जंगलों में एकांत में स्थित एक पुराना लकड़ी का केबिन किराए पर लिया और वहीं रहने लगा। इन घटनाओं का क्रम जांचकर्ताओं को मजबूती से उसी दिशा में ले गया। केन का केबिन डेड मैनस गल्फ से कोई अधिक दूरी पर नहीं था। जब पुलिस वहां पहुंची तो दरवाजे बंद थे और लकड़ी की दीवारों पर धूल जमी हुई थी। लेकिन झोपड़ी के अंदर जो मिला वह किसी भी अधिकारी की रीढ़ में सिहरन दौड़ाने के लिए काफी था। कई पुरानी सर्जिकल कैंची, जंग लगी सुइयां, फॉर्मेल्डिहाइड की बोतलें जिनमें अज्ञात ऊतक के टुकड़े थे, एनाटॉमिकल स्केच वाली नोटबुक, सब कुछ इस बात की ओर संकेत कर रहा था कि यहां किसी तरह का प्रयोग हुआ था। और फिर मिला वह सबूत जिसने सब कुछ साफ कर दिया। फर्श की लकड़ी के नीचे एक पतले कपड़े में लिपटा हुआ एक पैकेट था। उसमें दर्जन तस्वीरें थीं। तस्वीरों में दो लड़कियां थीं, एमली और जेनिफर। उनके हाथ पांव बंधे हुए थे। वे केबिन की गंदी फर्श पर पड़ी थीं और कुछ तस्वीरों में उन्हें घायल अवस्था में दिखाया गया था। कुछ फोटो में चिकित्सा प्रक्रिया की झलक थी, ऐसे दृश्य जिन्हें देखकर अनुभवी जांचकर्ता भी अंदर तक कांप उठे। तस्वीरों के पीछे तारीखें लिखी थीं, 21 जुलाई 1995 और 22 जुलाई 1995। इन्हीं में एक छोटी नोटबुक भी मिली। उसके एक पन्ने पर लिखा था, एक्सपेरिमेंट नंबर 7, 2 सब्जेक्ट, कनेक्शन सफल, 72 घंटे तक ऑब्जर्वेशन। हैंडराइटिंग विश्लेषण ने साबित किया कि यह रॉबर्ट केन की ही लिखावट थी। अब तस्वीर, नोटबुक, फॉरेंसिक डेटा और शवों की हालत सब एक ही दिशा में इशारा कर रहे थे। एमली और जेनिफर को केन ने रास्ते में रोका होगा। शायद मदद का बहाना किया होगा, एक छोटा रास्ता, पानी या कैंपिंग स्पॉट का सुझाव। फिर वह उन्हें अपने केबिन तक ले गया होगा, किसी नशीली दवा से अचेत किया होगा और कई दिनों तक उन पर प्रयोग किए होंगे। लेकिन असली धक्का तब लगा जब पुलिस ने पाया कि रॉबर्ट केन पहले ही मर चुका था। 1997 की मार्च की 16 तारीख को एक लकड़हारे ने उसे उसके केबिन में मृत पाया, दिल का दौरा पड़ने से। शव कई दिन पुराना था। ग्रामीण कब्रिस्तान में बिना किसी परिवार, बिना किसी अंतिम क्रिया और बिना किसी पहचान वाले रिश्तेदार के उसे दफना दिया गया था। अपराधी मर चुका था और वह भी बिना सजा पाए। डिटेक्टिव कैरोल ने कहा था, यह बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है कि वह इंसान अपने किए की सजा पाए बिना चला गया। उसके बाद भी खोज बंद नहीं हुई। पहाड़ों में और सुराग तलाशे गए। जमीन के अंदर घुसने वाले रडार का इस्तेमाल हुआ। 2 और खाली गड्ढे मिले, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस गड्ढे में लड़कियां मिली थीं। उन दोनों में कुछ नहीं था, पर इससे एक भयानक संकेत मिला, शायद वहां भी कभी कोई रहा हो। केस ने पूरे पैसिफिक नॉर्थवेस्ट को हिला दिया। अखबारों की सुर्खियां, टीवी रिपोर्ट, रेडियो कार्यक्रम, हर जगह फॉरेस्ट सर्जन का नाम गूंजने लगा। एमली और जेनिफर के माता पिता को आखिरकार सच मिल गया, पर वह सच ऐसा था जो किसी भी माँ बाप के दिल को चीर सकता है। उनका अंतिम संस्कार सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में हुआ। विश्वविद्यालय ने स्मारक पट्टिका पर एक नई पंक्ति जोड़ी। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि पहाड़ों का असली खतरा हवाओं में नहीं, बल्कि उन लोगों में छिपा है जो अपनी इंसानियत खो चुके हैं। शहर ने सुरक्षा नियम बदले। पहाड़ों में जाने वालों को रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हुआ। आपातकालीन उपकरण जोड़ने पड़े। नए रेंजर स्टेशन खोले गए। लेकिन लोगों के मन में छिपा डर पूरी तरह कभी खत्म नहीं हुआ। स्थानीय लोग कहते हैं कि पतझड़ की रातों में जब हवा पेड़ों के बीच से गुजरती है, कभी-कभी एक धीमी सी आवाज सुनाई देती है, जैसे किसी स्त्री का रोना। कुछ इसे अंधविश्वास कहते हैं, कुछ इसे पहाड़ों की गूंज, पर कई लोग अब भी मानते हैं।
वहाँ दो आत्माएं हैं जो उस भयावह घाटी में भटक रही है जहां उनकी जिंदगी खत्म कर दी गई थी। एमिली और जेनिफर की कहानी का अंत सिर्फ एक केस का बंद हो जाना नहीं है, यह एक ऐसी चेतावनी है जो समय बीत जाने के बाद भी पहाड़ों की हवा में तैरती रहती है। दो मासूम लड़कियां जो सिर्फ प्रकृति की खूबसूरती देखने और एक शांत वीकेंड बिताने गई थीं, वह क्रूरता का शिकार हो गईं जिसकी कल्पना भी करना मुश्किल है। और सबसे दर्दनाक यह कि अपराधी अपने भयानक कर्मों की कोई सजा पाए बिना ही दुनिया से चला गया। इस केस का सच सामने आने में 3 वर्ष लगे, इतने वर्ष जिनमें परिवारों ने उम्मीद और डर दोनों का बोझ उठाया। इतने वर्ष जिनमें शहर ने अपनी शांति खो दी और हर गली में यही सवाल गूंजता रहा कि आखिर पहाड़ों ने क्या छिपाया है। लोग अपने बच्चों को समझाने लगे कि पहाड़ सुंदर है, लेकिन उनमें कुछ जगह ऐसी भी है जहां जाना ठीक नहीं। माँ बाप हर बार अपने बच्चों की यात्रा योजनाओं में सवाल जोड़ने लगे, किसके साथ जा रहे हो? किस रास्ते से जाओगे? फोन कब करोगे? इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यह है कि जिंदगी में सुरक्षा कभी भी पूरी तरह सुनिश्चित नहीं होती। इंसान अपनी रोजमर्रा की सहजता पर भरोसा कर लेता है, पर कभी कभी खतरा प्रकृति में नहीं, बल्कि इंसान के भीतर छिपे अंधकार में होता है। रॉबर्ट केन जैसे लोग बाहर से साधारण दिखते हैं, एक पैरामेडिक, एक पड़ोसी, एक कोई भी, लेकिन अंदर से वे ऐसी दरारें छिपाए होते हैं जिनका पता उनकी चाल ढाल से नहीं चलता। एमिली और जेनिफर की मृत्यु ने वॉटकम काउंटी को जागृत किया। अधिकारियों ने पहाड़ों में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया, नए चेक पॉइंट बनाए, आपातकालीन बटन और संचार व्यवस्थाएं जोड़ी। विश्वविद्यालय ने उनकी याद में स्मारक बनाया और परिवारों ने मिलकर एक चैरिटेबल फाउंडेशन शुरू किया जो लापता लोगों के परिवारों की मदद करता है और पहाड़ी इलाकों में सुरक्षा अभियानों के लिए धन उपलब्ध कराता है। दुख को कुछ और परिवारों के लिए उम्मीद में बदल देना शायद उनके माता पिता का सबसे मजबूत जवाब था इस त्रासदी को। लेकिन तर्क और नियमों से परे भी एक गहरी मानवीय सीख है कि मानव सभ्यता और बर्बरता के बीच की दूरी बहुत पतली है। हम अक्सर यह मान लेते हैं कि हमारा पड़ोस सुरक्षित है, कि हमारे शहर में लोग एक दूसरे को जानते हैं और कि कोई भयावह घटना बस दूरदराज जगहों पर ही होती है। पर सच यह है कि बुराई किसी भी चेहरे में छिप सकती है, एक सामान्य व्यक्ति की मुस्कान के पीछे भी। आज भी, जब पतझड़ की शामें शांत होती है और जंगलों में हवा धीरे धीरे चलती है, लोग कहते हैं कि डेड मैनस गल्च की तरफ से एक हल्की सी स्त्री स्वर की गूंज आती है। कुछ इसे अंधविश्वास समझते हैं, कुछ इसे पहाड़ों की गहरी सांस कहते हैं, पर कुछ लोगों का मानना है कि शायद यह उन दो आत्माओं की छाया है जो अब भी अपने सवाल लेकर उसी घाटी में भटक रही है। एमिली और जेनिफर की स्मृति हमें याद दिलाती है कि हर जीवन के पीछे एक परिवार है जो उसे प्यार करता है, और हर यात्रा, चाहे कितनी भी सामान्य क्यों न हो, सतर्कता के साथ करनी चाहिए। अगर यह कहानी आपको भीतर तक छू गई हो, तो याद रखिए, सुरक्षा कोई बोझ नहीं, बल्कि जीवन का सम्मान है। और जब भी किसी नई रहस्यमय इन्वेस्टिगेशन पर नजर डालें, तो यह सोचें कि कभी कभी सच भयावह होता है, लेकिन उसका सामना करना जरूरी है, क्योंकि न्याय भले देर से आए, पर उसकी खोज इंसानियत की सबसे गहरी पहचान है।